नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर पार्ट 1 संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने बताया था आपको संसाधन के बारे में। आज संसाधन के दूसरे स्वरूप में हमारे मिट्टियों का भी कार्य जो है वो संसाधन के रूप में बड़ा ही उपयोगी है। भारतवर्ष या विश्व के किसी भी देश में मिट्टियों को भी संसाधन के रूप में मनुष्य किस प्रकार उपयोग में लाता है, उनकी पहचान कैसे करता है कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन अउपजाऊ है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला हम ध्यान देंगे दोमट मिट्टी, जो हमारे रबी और खरीफ की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। अब यह दोमट मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वही जलोढ़ मिट्टी होती है, और वह उसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जो हमारे रबी और खरीफ मतलब गेहूं और धान आदि फसलों को उगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल रंग की होती है, जो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, तिलहन, मूंगफली, कपास आदि फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बताया कि इन प्रदेशों में लाल मिट्टी बहुतायत की मात्रा में पाई जाती है, जो लाल रंग की होती है। तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी। काली मिट्टी नाम ही इसका काली है, जान ही रहे हैं, काले रंग की होती है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, भारतीय क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का होता है। चौथे नंबर पर है लेटराइट मिट्टी, जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी नकदी फसलों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो होता है वह उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अत्यधिक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पहाड़ी एरिया है वहां पर यह मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है, और इसमें पत्थर और कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है इस मिट्टी को संसाधन के रूप में प्रयोग करके, इसको बना करके, इसको एक मिट्टी का रूप दे करके इसमें अपनी फसलों का उत्पादन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक बहुतायत की मात्रा में पाई जाती है, जिसमें चाय, आलू, धान। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि आसाम का जो क्षेत्र है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, वहां पर चाय का उत्पादन अधिक होता है। अब कैसे करते हैं लोग पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन? जैसे भाई वह एकदम ढालनुमा खेत होते हैं, उसमें वो लोग सीढ़ीदार खेत बना देते हैं। सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप वहां से ऊपर से काटते हुए बनाते हुए चले आते हैं, और उस पर वह चाय और आलू या धान की खेती भी करते हैं। छठा है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो है यह राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय है, वहां पर बालू। तो यहाँ पर फसलों को उगाना थोड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इसके अंदर नमी जो है नहीं रोक पाती है। पानी कुछ आता है और वो चला जाता है जमीन के अंदर, या जल्दी से जल्दी सूख जाता है, खेतों में नमी नहीं रहती। लेकिन मानव संसाधन के रूप में राजस्थान में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मिट्टियों का उपयोग अपने संसाधनों के माध्यम से करने का प्रयास करता है, जिसमें वो ज्वार और बाजरा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करता है। इसलिए मनुष्य के द्वारा हमने जितनी भी मिट्टियों के नाम बताए, जो उनके क्षेत्र बताए, जो फसलें बताए, ये मानव संसाधन, क्योंकि मानव भी तो एक संसाधन का रूप है ना,
अत्यधिक से अत्यधिक फसलों का उत्पादन करता है। अब बात आती है कि इन मिट्टियों को बचाने के लिए, इन हमारे जो जीविका के संसाधन हैं इनको बचाने के लिए, इनसे लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला एक ऐसा कारण है कि भूमि के अपरदन, क्योंकि भाई तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, हवा आंधी तूफान आता है, तो इनका प्रभाव हमारी मिट्टियों पर पड़ता है। तो उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले आप ये देखिए कि बहता हुआ जल, यह भी हमारे मिट्टी के अपरदन का एक कारण है। जैसे बाढ़ आ जाती है, पानी काफी तेजी से निकल रहा है और वह पानी जो है हमारी अच्छी मिट्टियों को बहा करके लेके चला जाता है, तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पवन, ये पवन जो हवा भी, यह हमारे मिट्टी के अपरदन का एक मूल कारण है। जैसे मान लीजिए भी आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में चले जाइए कि जहां आप देख रहे हैं कि एकदम सुबह समतल है, शाम को देखें कि वहां बालू का ढेर लग गया, तो यह किसका, कौन सा कारण है। पवन हवाएं जो हैं जो तीव्र गति से चलती हैं, तो एक स्थान से मिट्टी के डस्ट को उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाकर के रख देती हैं। इसके बाद तीसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल भी हमारे अब मिट्टी के अपरदन का कारण है। भूमिगत जल का तात्पर्य है कि जमीन के अंदर का जो जल होता है वह हम लोग अपने कृषि, पीने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो जब उसका दोहन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है, अनुपयोगी रूप से उसका दोहन करके हम उसे बेकार कर देते हैं, तो वह भी हमारे मिट्टी के अपरदन का एक मूल कारण से हमें उतना ही जल का उपयोग करना चाहिए जितना हमें जल की आवश्यकता है हमारे खेतों के लिए। चौथा है हिमानी। हिमानी का तात्पर्य है कि जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ का तापमान काफी कम होता है, वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा तापमान कम होने के कारण बर्फ जम जाती है और जिससे हमारी मिट्टी जो उपजाऊ है, जिसका हम अपने फसल को उगाने में जिसका प्रयोग करते हैं, वह दब जाती है, वो खराब हो जाती है। तो हिमानी भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसके बाद बाढ़। जब भी कभी नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के कारण हमारे जो उपजाऊ खेत हैं, हमारी जो मिट्टियां हैं, वो कट करके नदियों में चली जाती हैं। वह क्षेत्र जो कभी फसल के लिए उपयोगी होता था वो समाप्त हो जाता है, तो इससे हमारा नुकसान होता है। इसके बाद हम इस मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए या मृदा संरक्षण, मृदा को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पहला है वृक्षारोपण। देखिए, वृक्षारोपण का तात्पर्य है कि पेड़ पौधे जो है वह हमारी भूमि के क्षरण को या भूमि को खराब होने से, या चाहे वो पवन के द्वारा हो, चाहे बहते हुए जल के द्वारा हो, चाहे बाढ़ आने से हो, उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है बांध बनाकर। बांध बनाकर का तात्पर्य क्या है कि नदियों के अगल बगल जो नदियां काफी भयावह हो जाती हैं बरसात के मौसम में, और हमारे उपयोगी मिट्टी या मिट्टियों खेतों को काट करके नदी में मिला देती हैं, उस पानी को रोकने के लिए हमें नदियों के किनारे बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए, जिससे वह बांध हमारी मिट्टी को खराब न करते। कभी कभी क्या होता है कि बांध हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है कि गर्मी के मौसम में पानी की जब कमी हो जाती है तो इन बांधों के माध्यम से उन पानी को रोक करके या उसे संरक्षित करके हम अपने फसलों को उगाने में, खेती करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा है मेड़बंदी। अपने खेत को सुरक्षित रखने के लिए किस मौसम में? बरसात के मौसम में, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी कट करके दूसरी जगह चली जाती है। उस चीज को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेड़बंदी। मेड़बंदी करने से हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी जो है वो कहीं भी जाएगी नहीं। चौथा है जल निकासी की व्यवस्था। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है
बाढ़ आने पर या जल की अधिकता होने पर हम ऐसे ढंग से उस जगह उस स्थान का जल निकालें कि हमारी उपजाऊ मिट्टी कहीं जाने भी नहीं पाए, मृदा जो है मृदा का अपरदन भी ना हो, खराब भी ना हो मिट्टी, उसको रोकने के लिए हमें जल निकासी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा है सीढ़ीदार खेत। हमने बताया अभी पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे वहां पर चाय, आलू, धान या अन्य फसलों को उगाया जाता है, उसके लिए पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं और इन्हीं सीढ़ीदार खेतों के माध्यम से हम लेटराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी में हम अधिक से अधिक मात्रा में इनका उत्पादन कर सकते हैं। इस उत्पादन को लेने के लिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बना करके ही अपना कार्य करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में जो भी आपके समझ में नया आया हो, इसके पहले हमने संसाधन पढ़ाया, संसाधन के विकास के बारे में बताया। आज मिट्टी के एक संसाधन का स्वरूप है, मिट्टियों के बारे में आपको बताया। जो समझ में न आया हो वह कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसको पूछ सकते हैं और उसको हम पुनः बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।